नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह तीन बात। राबड़ी देवी का आवास खाली कराकर किसको क्या मिलेगा। दूसरा, भारत का ईडब्ल्यूएस 1 करोड़ सालाना की फीस देता है। तीसरा, क्रिकेट का व्यापार इज्जत बेचकर क्यों करना। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों में भी भेजें और सब्सक्राइब करने का आग्रह करें, और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये जो आर्थिक सहयोग आता है ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सुविधा देता है। अब बात कर लें, राबड़ी देवी का आवास खाली कराकर किसको क्या मिलेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी की नई सरकार आई, लेकिन अब एक चीज तय है कि इस समय बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है, और जो पहला काम जिसमें जो ज्यादा लोगों के नजरों में चढ़ा, उन्होंने आते ही जनता दल यू के विजय कुमार चौधरी जी हैं, नीतीश जी के बहुत ही करीबी हैं। उन्होंने राबड़ी देवी को, जो वहां नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में हैं, उनको घर खाली करने का नोटिस दिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि वो घर क्या है और उसका क्या है। ऐसा है कि 2005 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद से हटी, तो उसके बाद उनको पटना में 10 सर्कुलर रोड अलॉट हो गया था। 10 सर्कुलर रोड शानदार घर था, और उस 10 सर्कुलर रोड में जब राबड़ी देवी या लालू यादव जी का ज़माना था तो उसमें उनके भाई साधु यादव रहते थे। तो मानी हुई बात है कि आलीशान था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उस समय भी राबड़ी देवी जी ने उसमें टाइम लिया था शिफ्ट करने में। कभी खरवास का बहाना, कभी रेनोवेशन का बहाना, ये सब हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली वो खाली की थी। और नीतीश कुमार एक अणे रोड, जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पे पहुंच गए थे, जहां, और राबड़ी देवी यहां से आके 10 सर्कुलर रोड में हो गए थे। इस बीच लालू यादव जी लोकसभा पहुंच गए थे। लोकसभा में वो मंत्री भी रहे, ये सब रहे। 2005 के बाद की बात कर रहा हूं। तो उस समय प्रावधान ये नहीं होता था कि कोई अगर लोकसभा में है तो उसको घर दिल्ली मिलता था, सरकारी आवास यहां नहीं मिलता था। तो ये उस समय का कानून था। और राबड़ी देवी जी और लालू जी दोनों लोग पूर्व मुख्यमंत्री थे। फिर ये 10 सर्कुलर रोड चलता रहा। राबड़ी देवी जी विधान परिषद या विधान सभा में रहीं, और साथ में इनके पास वो टैग था एक्स चीफ मिनिस्टर वाला, दोनों लोगों के पास। 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। हमारे लखनऊ के शुक्ला साहब हैं, उन्होंने उसको परस्यू किया, उन्होंने किया, और एडीआर ये सारे लोग उस समय मिलकर किए। और एक ऐतिहासिक फैसला यूपी के रेफरेंस में आया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो सरकारी आवास आवंटन करने का जो सिलसिला एक खत्म हो और इन लोगों से घर खाली कराया जाए। तो उस समय सबने घर खाली किए। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, ये जितने लोग थे, मतलब मैं कुछ नाम भूल रहा हूं, ये सारे जो उस समय, एनडी तिवारी, ये सारे लोगों ने घर खाली किए। घर खाली हुए और अपना भाई ठीक है। उसी तर्ज पे बिहार में भी ये कानून आया, मतलब ये बिहार में भी इस तरह का आ गया कि भाई आप घर खाली करिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने, मैं ईयर बोल रहा हूं, या तो 2018 या 2018 के समय एक कानून बना दिया कि भाई बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास दिया जाएगा, और क्योंकि उनको उग्रवादियों से खतरा रहता है, उनकी जान का खतरा, इस तरह की बातें करके उन्होंने एक वो निकाल दिया सरकारी आदेश। इसके खिलाफ कुछ लोग पटना हाईकोर्ट में गए, और वहां पे उस समय जस्टिस एपी शाही हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूपी से गए थे, और जस्टिस अर्चना मिश्रा ने एक फैसला किया कि नहीं, भारत के संविधान में पूर्व मुख्यमंत्री को आवास देने का कोई प्रावधान नहीं है, और ये सब फालतू बातें हैं कि उग्रवाद से डर है और उससे डर है, और उनको फिर घर खाली करने की बात हुई। खैर, राबड़ी देवी
पद पे रहती थी, नेता प्रतिपक्ष रहती थी, या तो विधानसभा या वो, और वो उनका 10 सर्कुलर रोड चलता रहा। तो 10 सर्कुलर रोड लालू यादव के परिवार के लिए, राबड़ी यादव के परिवार के लिए, राबड़ी देवी के परिवार के लिए और आरजेडी के लिए बहुत अहम था। सारे ऑपोजिशन के लीडर, तमाम, मतलब नीतीश कुमार भी वहीं जाते थे, जब कभी साथ रहते थे या मिलने जाते थे वहीं जाते थे। वहीं पे तेजस्वी यादव, वहीं पे तेज प्रताप यादव, इन सबकी मतलब राजनीति वहीं से शुरू हुई। अभी राबड़ी देवी की स्टेटस ये है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन विधान परिषद है। विधान परिषद में वो प्रतिपक्ष की नेता है। उनका कार्यकाल 2024 में शुरू हुआ है, 2030 तक चलेगा। तो अभी 5 साल और बाकी है उनके कार्यकाल को। ये घर उनको एज मतलब नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के रूप में अलॉटेड था, बड़ा घर था, इसलिए अब एकदम से नोटिस आया है कि आप ये घर छोड़िए, और उनको अब एक 39 हार्डिंग रोड का कोई एक घर अलॉट कर दिया गया है। इसके दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई जो घर है वो दिया जाएगा, लेकिन एक इसका बड़ा पक्ष है जो बहुत से लोग ये कन्विंस हैं कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको वो उस घर में वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में रह रही हैं और इस इलेक्शन से उनकी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना वो हारी हैं। तेज प्रताप यादव की स्टेटस पे पड़ा है, वो हार गए हैं, लेकिन इनकी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये घर इनके नाम से अलॉटेड है। तो क्यों आप इनको यहां से क्यों हटा रहे हैं, और क्या हटाना ठीक है, वाजिब है? तो क्वेश्चन तो वाजिब है। तो ये साफ साफ है कि लालू यादव के परिवार को तंग करने की एक सरकार को लगता है। अच्छा, किसी किसी को कभी कभी ये लगता है ना कि इससे अच्छा, आप अगर पुराने, अगर आप ये कहीं नहीं हम तो साहब कोई भी पूर्व को नहीं देते हैं, तो मुरली मनोहर जोशी को घर क्यों दिया हुआ है दिल्ली में? आडवाणी जी को घर क्यों दिया हुआ है दिल्ली में? वो तो पूर्व हो चुके हैं। लेकिन ये बात में मैं इसको इस वजह से भी कह रहा हूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राबड़ी देवी के अगेंस्ट तरह तरह के लोग आके अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बीजेपी के मतलब नेता जो ऑफिशियल पद पे हैं, दिलीप जायसवाल साहब जो अध्यक्ष हैं, ये लोग बयान दे रहे हैं और इस तरह के बयान आ रहा है, मैं टोटी चोरी करके न लेते जाएं और ये न लेते जाएं, तरह तरह की बातें हैं। आरजेडी की तरफ से मंगनीलाल मंडल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है कि हम ये नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे मतलब वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में ही जाके, क्योंकि उनका कहना यह है कि जब, और किसी का भी है, कि राबड़ी देवी की स्टेटस एज नेता प्रतिपक्ष इन विधान परिषद में कोई चेंज नहीं हुआ है इस इलेक्शन से, तो आप उनसे घर खाली करने को क्यों कह रहे हैं? कि वो नई चुन के आई होती हैं, या जिस घर में रह रही हो घर पे आप कंटिन्यू रखिए, बात जायज है, लेकिन सबको पता है। और अगर इस तरह की बात हो रही है और जिस तरह से बीजेपी के नेता इसमें प्रोएक्टिव हैं, आदेश भले ही विजय कुमार चौधरी की तरफ से निकला हो, ये स्पष्ट है कि इसकी पटकथा या इसकी इस लेटर को टाइप कहां पे हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के किस मंत्री के ऑफिस में हुआ होगा ये समझ में आता है। लोग कई बार पूछेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, एक दो चीजें ये हैं, बीजेपी इस पे सिद्धहस्त है कि ऑपोजिशन के हर आदमी को तंग करते रहो, जिससे वो अपना मूल काम भूल के इसी में वो रहे। इसके ईडी के केस लगा दो, इसके ऊपर वो केस लगा दो, इसको जेल में डाल दो, इसका कुछ कर दो, इसको इनकम टैक्स की नोटिस भेज दो, इनका घर ही खाली करा दो, इनकी सदस्यता ले लो। अब वो चक्कर घिन्नी होकर उसमें घूमेगा, बजाय उसका जो मुख्य काम राजनीति का उसको भूल जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक साम दाम दंड भेद नहीं है, ये घटिया राजनीति है जो एनडीए इस समय कर रही है। अब बात दूसरी आती है, भारत का ईडब्ल्यूएस 1 करोड़ सालाना की फीस देता है। आप कहेंगे कौन सी ईडब्ल्यूएस है? भारत में एक कानून आया हाल के दिनों में कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जो जनरल श्रेणी के हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी में, उनको एक ईडब्ल्यूएस का कोटा मिलेगा 10% करीब। वो आरक्षण है, उनका आरक्षण है। हालांकि उसके बहुत अलग अलग वो हैं, आज वो डिबेट नहीं, क्योंकि एक पक्ष का ये मानना है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला है वो कोई नौकरी पाने का साधन नहीं है, उनको आरक्षण मिला है उनके सामाजिक जो पिछड़ापन है, जो उसको बराबर नहीं किया बिठाया जाता है, उनमें भेदभाव, उसको दूर करने के लिए, ना कि नौकरी पाने के लिए। लेकिन
इसके, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को जो जो सामाजिक, जो सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं जनरल कैटेगरी, उनको दिया गया है। अब उसका हुआ क्या? उसका हुआ यह है कि मेडिकल के ऑल इंडिया टेस्ट हुए, सबकी रैंक आई, रैंक आके फर्स्ट राउंड, अभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई है, और उसमें जो ईडब्ल्यूएस है, अब ईडब्ल्यूएस कौन होता है, जो क्राइटेरिया क्या है, ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया है उनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास 5 एकड़ से ज्यादा खेत नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उनके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा, उनके पास मतलब उनके परिवार के पास 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का घर नहीं होना चाहिए, और उनके पास जो प्लॉट है, अगर जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 200 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 200 गज का है, 200 गज के करीब 2000 मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो वो ईडब्ल्यूएस के पात्र नहीं है। तो भाई गरीब वर्ग हैं। इस समय आज इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है, उसमें यह बताया गया है कि इस समय जो अभी हुआ है पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद मेडिकल की, 148 ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जो एनआरआई कोटा या जो कैपिटेशन पैसा देके जो कोटा होता है वो कोटे में अप्लाई किए हैं, और जहां पे 1 साल की फीस 1 करोड़ रुपए तक है। तो ये कौन से आर्थिक कमजोर वर्ग के लोग हैं? भारत में जो बेईमानी का सिला है ना कि बड़े आदमियों के लिए सारी बेईमानी के दरवाजे खोले जाएंगे। अब ये इन लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा है कि हमारा जो हमारी चाची, हमारे चाचा, हमारे मौसी, हमारे मौसा, हमारे फूफा, हमारी बुआ, ये सब लोग हमारे एजुकेशन को अंडरराइट कर रहे हैं। अगल बगल जरा देख लीजिएगा कि 1 करोड़ रुपए के कितने बुआ और कितने फूफा और कितने चाचा ने किसी की एजुकेशन का पैसा दिया हो। एक दूसरा कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो इतना लोन मिल जा रहा है। भारत में एजुकेशन लोन की जो सत्य है वो ये है कि बिना पिता को बोरोर बनाए या घर के किसी व्यक्ति को बोरोर या बिना कोलेटरल दिए वो नहीं देते हैं लोन। शुद्ध लोन केवल बच्चे के नाम पे मिल जाए, ये शायद 1% भी नहीं होगा, नहीं देते हैं। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है, ये वही बड़े आदमियों का खेल है सारा। जैसे स्टार्टअप का जो इंसेंटिव है वो बड़ी कंपनीज बना के छोटे छोटे स्टार्टअप करके सरकार की सब्सिडी ले जा रही हैं। तो ये गेम वही है, ईडब्ल्यूएस के रास्ते से, चोर दरवाजे से 1-1 करोड़ रुपए का पैसा देके अब मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। और जब बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो भाई जो रिजर्वेशन वाले हैं वो डॉक्टर अच्छे नहीं होते हैं, उनसे कौन इलाज कराए, और खुद सारी बेईमानी सारा वो करके उसी रास्ते से अंदर घुसने की बात करेंगे। तो डॉक्टर कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, लेकिन वो परिवार और वो व्यक्ति जिसने जब प्रवेश कर रहा है इस तरह की बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन के लिए, बेईमानी की बुनियाद से कर रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी। और बाकी ईडब्ल्यूएस पे तो एक कोई ना कोई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे ये लोग इतना पैसा देने की स्थिति में है। अब तीसरी बात, क्रिकेट का व्यापार इज्जत बेचकर क्यों करना। मैं क्रिकेट का व्यापार इज्जत बेचकर क्यों करना, क्योंकि भारत की एक शर्मनाक हार हुई है न्यूजीलैंड से। 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी। देखिए अब तो बहुत वेरिएशन आ गए हैं क्रिकेट के, लेकिन जो ओरिजिनल क्रिकेट था और जो ओरिजिनल क्रिकेट है और जिसको लोग क्रिकेट मानते हैं वो टेस्ट मैच है। फिर वनडे आया 50-50 ओवर का, पहले 60-60 ओवर का था, फिर 50 ओवर का आया, फिर T20 आ गया। ये सब व्यापार है। T20 तो व्यापार से ज्यादा भ्रष्टाचार है। अभी भारत न्यूजीलैंड से गुवाहाटी में 408 रन से हारा है, और भारत के क्रिकेट इतिहास में यह अभी तक की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया से भारत 342 रन से हारा था, वो उसका अभी तक का रिकॉर्ड था, लेकिन उस रिकॉर्ड को अब तोड़ा है 408 रन के से। भारत गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका से हार गया है।
किसी किसी को लगेगा कि साउथ अफ्रीका ने, जो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा के, क्या उसका बदला तो नहीं ले रहे हैं, या बदले जैसा उनकी भावना तो आ ही रही होगी। अब सिर्फ एक मैच नहीं हारा, अगर ये एक मैच हारा होता तो मैं क्रिकेट की बात, शायद आपने इतने सालों में देखा होगा, मैं क्रिकेट के ना के बराबर करता हूं। पिछले 4-5 साल में शायद 4-5 तो नहीं किए होंगे, लेकिन बात ऐसी है इसलिए करना पड़ रहा है। पिछले 7 मैचों में से जो भारत में हुए हैं, भारत 5 मैच हारा है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जब आप होम टर्फ पे खेलते हैं तो आपकी बेहतर प्रिपरेशन रहती है, आप बेहतर स्थिति में रहते हैं टेस्ट जीतने की। उसका एक बड़ा कारण यह, एक तो होम उसका आपको वो रहता है, दूसरा जो पिच है वो पिच बनाने वाले, उसको करने वाले, विकेट बनाने वाले आपके घरेलू, तो आपको क्या फेवर करेगा उस तरह की वो विकेट बनाते हैं। मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जानना जरूरी है। भारत अभी तक कुल टेस्ट मैच 598 खेला है, 598। उसमें से भारत जीता 185 है, हारा 188 है, ड्रॉ 224 हुए हैं और टाई 1 हुआ है। ये मैंने जानकारी इसलिए दे दी कि हम इतना हारने वाले नहीं हैं। 7 में से 5 मैच पिछले जो भारत की धरती पर हुए वो हम हार गए हैं। अब मुख्य बात यह आती है कि कौन जिम्मेदार, बीसीसीआई, सेलेक्टर्स, कोच, कैप्टन या टीम। देखिए, सबसे पहली तो जगह, पहली जो उंगली दिखती है और जो वो किया जाता है वो बीसीसीआई है। क्यों? उसके कारण है। जब आप टेस्ट मैच का बीसीसीआई को कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल पैसा बनाने में जुटा हुआ है, उसको टेस्ट मैच से कोई मतलब नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अभी हम हारे न्यूजीलैंड से, सीरीज हारे, अब हम साउथ अफ्रीका से भी हार गए, उनसे 3-0, इनसे 2-0। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड जब भारत आई तो चूंकि ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ का मौसम अलग होता है, यहाँ की बॉल के साथ उनको अपने को भी एडजस्ट करना पड़ता है और यहाँ के गेम के हिसाब से भी। यहाँ की हवा में नमी ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, ये जो भी है वो अपने को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया, न्यूजीलैंड आई, पहले गई श्रीलंका, वहाँ पर पूरा खेली ली, 1 महीना रही, 1-1.5 महीना, फिर भारत आई। तो वो पूरी तरह से मुस्तैद थी कि मैं क्या है। साउथ अफ्रीका क्या किया, साउथ अफ्रीका भारत आना था, टेस्ट मैच की सीरीज थी, पाकिस्तान गई, वहाँ मैचेस खेले, 2-4 दिन के लिए बीच में छुट्टी लेके साउथ अफ्रीका फिर आ गए। तो वो पूरी तरह से इस वातावरण से एडजस्ट हो चुके थे। अब इंडिया की सुनिए, इंडिया चला गया वनडे और T20 खेलने ऑस्ट्रेलिया, और 8 नवंबर तक वहां खेला है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड वाले यहां आके अपने को एक्लिमेटाइज कर रहे हैं, हम यहां से ऑस्ट्रेलिया चले जा रहे हैं कि नहीं, मतलब माल बनाना है। और क्यों गए ऑस्ट्रेलिया, उसके भी कारण है। इस समय आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का डोमेस्टिक सीजन है, इसी समय डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। आप इस समय क्यों जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया? अब जब उसका डोमेस्टिक क्रिकेट होता है तो वो कहीं नहीं जाता है, सब डोमेस्टिक क्रिकेट में रहते हैं, वो कहीं नहीं जाता है। भारत जब अपना डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कैलेंडर होता है उसमें वो भागा चला जा रहा है वहां वनडे और T20 खेलने। तो एक तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई कहीं ना कहीं इस पर डायरेक्टली जिम्मेदार है। दूसरा, थोड़ा सेलेक्टर्स की बात कर लें। सेलेक्टर्स की बात इसलिए कर लें कि उसमें जिसका भी रोल जो भी हो, एक ये भी डिमांड आ रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर आप टीम से निकालते हैं, उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो जिम्मेदारी तो आपकी है। उसके पॉलिटिक्स के बहुत से माने हैं, क्योंकि विराट कोहली वो हैं जिन्होंने राम मंदिर में मोदी जी ने बुलाया था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आइए, ऐसा कहा जाता है, वो नहीं आए, वो इंग्लैंड चले गए थे, एक खेले थे बहुत इंटेंसली, और फिर उनके परिवार इंग्लैंड में था तो वहाँ चले गए थे। तो ये सबको विराट, दूसरा ये भी है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों लोगों ने बीजेपी का किसी तरह का भी प्रचार करने से इनकार किया है, किसी भी तरह का, तो शायद उसका भुगतान ही दे रहा है। विराट कोहली के भाई ने तो ट्वीट भी किया था, फिर ट्वीट से हटा लिया, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सेलेक्टर्स की जिम्मेदारी है। एक 2 ऐसे प्लेयर जिनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी था, जो गेम चेंजर हो सकते थे, आपने उनको हटाया। अब आती है कोच की बात। गौतम गंभीर साहब कोच बने हैं,
कोच बन के उन्होंने वनडे ये सब जिताया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन टेस्ट में बहुत बुरी हालत है। अब कोई कह सकता है साहब उसका ताज अगर देंगे तो इसका ताज क्यों नहीं, दोनों दो अलग अलग गेम है। वो व्हाइट बॉल है, ये रेड बॉल है, दे आर टू डिफरेंट गेम्स वी आर टॉकिंग। और गौतम गंभीर साहब ने जो एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए हैं वो एक्सपेरिमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन टीम है। क्या कर रहे हैं वो रेगुलर जो होता है ना, पहले होता था कि 4 बैट्समैन 4 बॉलर 1 ऑलराउंडर 1 विकेट, मतलब कुछ इस तरह का एक कॉम्बिनेशन होता था। अब उनका कहना है नहीं, हम ऑलराउंडर ज्यादा खिलाएंगे, हम स्पेशलिस्ट को नहीं खिलाएंगे। तो एक जो टीम का रिदम होता है भाई 1 से 6 नंबर तक के बैट्समैन, 4 बॉलर मिनिमम, 1 ऑलराउंडर, कुछ इस तरह का एक कॉम्पोजिशन होता है, उसको उन्होंने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। बात कैप्टन के कर लें, क्योंकि शुभम गिल इस 2 फॉर्मेट के वो कैप्टन है। ये मुझे समझ नहीं आता कि 2 फॉर्मेट का किसी को कैप्टन बना दो, 2 फॉर्मेट का किसी को कैप्टन बना दो। लेकिन इस बार थोड़ा एक इन लोगों को इसलिए समझना होगा शुभम गिल को कि इस पूरे सीरीज में 50 के ऊपर केवल आपके 2 प्लेयर 50 के ऊपर स्कोर कर पाए, कोई स्कोर ही नहीं कर रहा था। जायसवाल हैं और रविंद्र जडेजा, ये लोग किए, बाकी कोई कर ही नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं कैप्टन की वो जिम्मेदारी थी कि उसने अपने प्लेयर जो भी मिले उनको कैसे भेजा, कैसे प्ले किया। क्योंकि 140 पे ऑल आउट अगर आप हो रहे हैं उस टर्निंग विकेट पे, उस विकेट पे, तो विकेट तो आपके हिसाब से बना था। और बाद में जो थोड़ा टीम की भी बात कर लो, ये टीम इतना पैसे में मगन है ना, आईपीएल लो, ये लो, वो लो, यहां लो, उसको टेस्ट मैच नहीं है। एक और छोटी चीज है जो कहीं आप कभी उसको मेजर नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, टेस्ट मैच में पूरी जान लगा के खेलते थे। जान लगा के इसलिए खेलते थे कि चोट अभी लग जाती थी, कुछ भी लग जाता था, लोग आउट ऑफ रहते थे। नारी कंट्रैक्टर ने कि सिर खुल गया, करियर खत्म हो गया। लेकिन जान इसलिए लगाते थे कि देश के लिए खेल रहे हैं। अब क्या है, अब तो पैसे के लिए खेल रहे हैं। तो अगर जान लगाई और ज्यादा कूदे, ज्यादा फांदे, ज्यादा देर तक रहे तो आईपीएल गड़बड़ होगा, प्राइवेट वो गड़बड़ होगा, एडवर्टीजमेंट गड़बड़ होगा। तो इसलिए पूरी जान मत लगाओ, आराम आराम से खेलो, कोई जान देने की जरूरत नहीं। पैसा तो ज्यादा रहोगे तब आएगा, टिके रहने में है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसकी भी जिम्मेदारी है। और मेरे हिसाब से जो सबसे प्रमुख कारण है वो आईपीएल है। भारत आईपीएल की वजह से एक क्रिकेट जैसा गेम, हालांकि कई लोग अब उसको गेम मानते नहीं, आईपीएल को भी गेम नहीं मानते हैं, वो तो एक फिक्स्ड मैच होता है जिसमें भ्रष्टाचार, व्यभिचार, सारी जो समाज की बुराइयां हैं वो वहां आप देख सकते हैं। उसको तत्काल रूप से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत खुश होता है कि बीसीसीआई सबसे बड़ा, बीसीसीआई सबसे बड़ा। एक चीज मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बोल दे रहा हूं, उसका कोई बहुत माने नहीं है यहां। जब आप अपनी वर्ल्ड जीडीपी की बात करते हैं कि हम 3रे नंबर की व्यवस्था 5, तो दुनिया की जो 5 सबसे जीडीपी हैं, यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान और 5वें नंबर पे इंडिया, उसमें पहले 4 में क्रिकेट ना के बराबर खेला जाता है। खेल लेते होंगे कुछ लोग शौकिया, लेकिन उनका दुनिया में के क्रिकेट उसमें उनका कोई स्थान नहीं है। तो एक बार फिर से मेरे हिसाब से देश की इज्जत ज़्यादा बड़ी है। टेस्ट मैच ही क्रिकेट होता है, उस पर सारा ध्यान दीजिए। आईपीएल में केवल पैसा के चक्कर में अगर आप हैं तो बीसीसीआई को ये कॉल लेनी होगी, और बीसीसीआई का इस समय डिसीजन मेकर कौन है ये सबको पता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।